गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में लेसन नंबर 6 बातों में जल अवशोषण एवं रसारोहण का थर्ड पीरियड लेक्चर नंबर 3 चलेगा। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज के जो टॉपिक का अध्ययन करेंगे, इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और पूछने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसलिए टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, डिटेल से पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक है जल अवशोषण की क्रियाविधि। टॉपिक है जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण के बारे में अपन ने आपसे पहले 2 क्लास पढ़ ली हैं। उन दोनों क्लासों में जल अवशोषण की मैक्सिमम बात अपन कर चुके हैं कि किस प्रकार से पादप जल का अवशोषण करते हैं, किन भागों से करते हैं और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जल पहुंचता है ना, वो किन मार्गों से पहुंचता है, उसका भी विस्तृत अध्ययन अपन ने कल की जो लास्ट क्लास थी, कल की लास्ट क्लास में अपन कर चुके हैं। उसमें मैंने जो कल की क्लास थी आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ हल्का सा मेमोरी के लिए। कल की जो क्लास थी उसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जल का प्रवाह होता है वो 3 प्रकार से बताया था। नंबर 1 एपोप्लास्ट, नंबर 2 सिम्प्लास्ट और नंबर 3 रसदानीय प्लांट्स। जो एपोप्लास्ट था ना, उसमें तो आपने पढ़ा होगा निर्जीव पथ कि इसमें जो कोशिका भित्ति होती है और कोशिका होती है उसके बीच में कुछ अंतरा कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं और इन अंतरा कोशिकीय अवकाशों से जब जल का प्रवाह होता है तो इस प्रकार के जल का प्रवाह को एपोप्लास्ट कहते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कैसा होता है, ये निर्जीव होता है। नंबर 2 सिम्प्लास्ट, जब जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। क्या ध्यान रखना है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट कहते हैं। आप तो ध्यान रखना, सिम किसमें लगती है, सिम के छोटा सा बॉक्स होता है, ऐसे ही कोशिका की भित्ति में कुछ छिद्र होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और तीसरा आता है रसदानीय प्लांट्स। रसदानीय प्लांट्स का मतलब होता है ब्लूटूथ से जोड़ना। जब न तो प्लाज्मोडेस्माटा से होता है, ना अंतरा कोशिकीय के अवकाश से होता है और सीधा ही जीवद्रव कला से होता है। देख लो, ब्लूटूथ से टच करते हैं, उस ब्लूटूथ से जब टच करते हैं तो बाहर से दूसरे फोन से और अपने फोन में स्क्रीन से होते हुए सीधा ही चल जाता है। तो रसदानीय प्लांट्स हुआ नहीं हुआ, उसमें भी तो ना तो प्लाज्मोडेस्माटा काम आता है ना अंतरा कोशिकीय काम आता है, सीधे ही जीवद्रव कला से जल का प्रवाह हो जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, रसदानीय प्लांट्स कहते हैं। आज का टॉपिक आता है जल अवशोषण की क्रियाविधि। ये जल अवशोषण की जो क्रियाविधि होती है ना, ये 2 चरणों में संपन्न होती है। एक कहते हैं अपन निष्क्रिय जल अवशोषण, और दूसरा आता है सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण। टॉपिक डालो जल अवशोषण की क्रियाविधि। टॉपिक डाल लिया। टॉपिक डालने के बाद में लिखो जल अवशोषण की क्रियाविधि निम्न चरणों में संपन्न होती है। जल अवशोषण की क्रियाविधि निम्न चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1 निष्क्रिय जल अवशोषण और नंबर 2
सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण। इसमें पहला पॉइंट डालिए निष्क्रिय जल अवशोषण। दोनों लिखने के बाद में दोबारा डालो। पहला पॉइंट निष्क्रिय जल अवशोषण। देखो आपको मैं समझा देता हूं, एक बार समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद में आपको इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। देखो एक मैं जनरली बता देता हूं। देखो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास स्टेम हो गया। क्या हो गया, ये स्टेम हो गया। यहां से ये क्या हो गई, ये रूट हो गई। और यहां से ये क्या हो गया, ये मूल रूट हो गया। और ये क्या हो गया, यहां से ये मृदा क्या हो गई, ये मृदा हो गई। ठीक है, यहां से ये कोई पत्ती लग रही है और इन पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये रंध्र पाया जाता है। ये कौन सा भाग हो गया, ये जाइलम हो गया। ये जाइलम हो गया। ये क्या हो गई, ये मूल हो गई। ये मृदा जल हो गया। यहां से ये मृदा हो गई, ये मूल रोम। ये क्या हो गए, ये मूल रोम हो गए। देखो निष्क्रिय, जहां कहीं भी निष्क्रिय आता है ना, इस निष्क्रिय का मतलब होता है ऊर्जा विहीन। और ये जो जल अवशोषण होता है ना, ये कुल जल अवशोषण का 96 से लगभग 98% जल का अवशोषण इसी मेथड द्वारा होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा ही पात्रों में सबसे अधिक जल अवशोषण होता है। अब देखो मैंने आपको डायग्राम बनाया। डायग्राम आपको पत्ती दिखाई दे रही है। पत्ती में मैंने आपको रंध्र बनाए, जाइलम बनाया, मूल रोम बनाई है और मृदा जल बनाया। जो काम की चीज है सिर्फ वो ही मैंने आपको शो की है। ये तो पता है कि जब पत्ती पर प्रकाश आपतित होता है, जब पत्ती पर ताप गिरता है, ताप बढ़ता है, तो एक रंध्र पाए जाते हैं ना। इन रंध्रों से कौन सी क्रिया होती है, इन रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती में एक रंध्र ही हो गया और एक रंध्र ही हो गया। ये रंध्रों की जो संरचना है वो इसी प्रकार से है। माना कि इस वाली पत्ती पर अगर कोई प्रकाश गिरता है, क्या हुआ, इस वाले रंध्र पर आकर भी कोई प्रकाश गिरता है, तो इस वाले रंध्र में जो पानी है, इस पानी का क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। होगा नहीं होगा, जब इस वाले रंध्र पर प्रकाश गिरेगा तो इस रंध्र में जो पानी है, इस पानी का वाष्पोषण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, जो जल से भरी हुई रिक्ति का होती है, जल से भरी हुई रिक्ति का होती है, उसका डीपीडी हमेशा कम होता है। और जो खाली होती है ना, खाली होती है,
इसका डीपीडी ज्यादा होता है। और मैंने आपसे कहा था कि जल का प्रवाह हमेशा निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर होता है। मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था कि एक कोशिका और बी कोशिका वाला बताया था कि कौन सी कोशिका में जल का प्रवाह होगा। जब इस पत्ती के रंध्रों पर जब प्रकाश आपतित होता है, इस कोई भी एक रंध्र से पानी का वाष्पोषण होगा और वो रंध्र खाली हो जाता है। जैसे ये रंध्र खाली होता है तो खाली होते ही इसका डीपीडी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डीपीडी बढ़ जाएगा। जैसे इसका डीपीडी बढ़ेगा तो इसके पास वाली जो रिक्तिका होती है, रंध्र होता है, इसमें पानी भरा होता है तो इसका डीपीडी ऑटोमेटिक घट जाता है। जब दोनों को रिक्तिकाओं में पानी था, जब तो दोनों का डीपीडी बराबर था, लेकिन जैसे ही वाष्पोत्सर्जन से पानी बाहर निकला तो रिक्तिका खाली होती है, इसका डीपीडी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे डीपीडी का मान बढ़ेगा तो पास वाली जो जल से भरी हुई रिक्तिका होती है, इसका डीपीडी का मान है कम हो जाता है और पानी कहा जाएगा? इस भरी रिक्तिका से इस खाली रिक्तिका में आ जाएगा। अब ये वाली रिक्तिका भर गई, अब ये खाली हो गई। इसके पास में फिर दूसरी रिक्तिका होती है तो इसमें पानी भरा होता है, ये खाली हो गई। जैसे ये खाली हुई तो अब इसका डीपीडी बढ़ गया, इसका कम हो गया। पानी इस वाली कोशिका से इस वाली कोशिका में आ गया, फिर ये कम खाली हो गई, इस वाले से इसमें आ गया। जब इस प्रकाश का पत्ती पर गिरना होता है तो वाष्पोषण क्रिया होती है और वाष्पोषण क्रिया होने से परस्पर रिक्तिकाओं में एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। इस खिंचाव को वाष्पोत्कर्षण कहते हैं, जिसे मुंह तक पहुंचते चूषण दाब भी कह सकते हैं। इस प्रकार से जैसे इस रिक्तिका से पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, और ये कहां तक पहुंच जाती है? ये क्रिया जाइलम से होते हुए मूल रोम तक पहुंच जाती है। जैसे ये क्रिया मूल रोम में पहुंचती है तो मूल रोम से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है ना, इसको निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि निष्क्रिय जो जल अवशोषण होता है ना, इसमें जब तने के कुछ वायु भाग जैसे पत्ती होती है, इनमें वाष्पोषण क्रिया होती है तो इनमें चूषण दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे जल का अवशोषण कर लिया जाता है। इसकी डिटेल मैंने आपको बताया भी है। आपको पत्ती बना रखी है, जाइलम बना रखा है, मूल रोम बना रखे हैं और मैंने मृदा जल लिख रखा है। जब इस पत्ती पर प्रकाश आपतित होता है तो पत्ती में क्या पाए जा रहे हैं? रंध्र, क्योंकि रंध्रों के द्वारा ही वाष्पोषण क्रिया संपन्न होती है। पात्रों में सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा ही होता है। जब इस पत्ती पर प्रकाश गिरता है तो इस प्रकार से ये पत्तियां वाष्पोषण दर्शाती हैं। इन पत्तियों में पाए जाने वाले जो रंध्र है, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि इन पत्तियों का एक रंध्र, 2 रंध्र, 3 रंध्र, ऐसे रंध्र आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये जाइलम तक जुड़े होते हैं। जब सबसे पहले इस पत्ती पर प्रकाश गिरता है, एक रंध्र मान लेते हैं, जब इस रंध्र पर एक प्रकाश गिरता है तो इस रंध्र में पानी भरा है और अभी आगे पढ़ेंगे रंध्रों की खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। ये कुछ सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत से रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। जब रंध्र खुलेगा तो पानी का वाष्पोषण होता है और जब रंध्र नहीं खुलेगा तो पानी का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आगे सिद्धांत पढ़ाएंगे, 2 सिद्धांत हैं, दोनों पढ़ाएंगे। आप तो ध्यान रखिएगा, जैसे इस रिक्तिका पर पानी, जैसे इस रिक्तिका में पानी भरा है और जैसे इस पर प्रकाश आगे गिरता है तो प्रकाश के गिरने से इसका ताप बढ़ जाएगा और ताप बढ़ने से इसका जो पानी है वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाता है। जब ये रिक्तिका पानी से भरी हुई होती है तो इसका डीपीडी का मान कम होता है, लेकिन जैसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है और ये रिक्तिका खाली हो जाती है तो इसका डीपीडी बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा?
इसका डीपीडी बढ़ जाता है। और पास वाली जो कोशिका है इसमें पानी प्रेजेंट होता है और इसका डीपीडी क्या हो जाता है, इसका डीपीडी कम हो जाता है। जैसे इसका डीपीडी बढ़ता है और इसका डीपीडी कम होता है तो पानी हमेशा निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर प्रवाहित होता है। तो इस वाली कोशिका से पानी आ गया, रिक्तिका वाली कोशिका में पानी आ गया। अब ये खाली हो गई, ये खाली होते ही इसका डीपीडी बढ़ गया, इसके पास वाली कोशिका है इसका डीपीडी कम हो गया। जैसे इसका डीपीडी कम हुआ तो ये पानी कहाँ पहुंच गया, खाली वाली रिक्तिका में पहुंच गया। ये क्रिया ऐसे होती होते कहाँ जाती है, जाइलम कोशिकाओं में जाती है और जाइलम कोशिकाओं से ये क्रिया होती कहाँ पहुंच जाती है, ये मूल रोम तक पहुंच जाती है और मूल रोम द्वारा मृदा से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। ये जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है ना, इस खिंचाव को अपन क्या कहते हैं, वाष्पोत्कर्षण कहते हैं। आगे टॉपिक पढ़ेंगे वाष्पोत्कर्षण। इस वाष्पोत्कर्षण के कारण ही चूषण दाब उत्पन्न होता है और चूषण दाब से ही जल का अवशोषण होता है। यह किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। ये निष्क्रिय जल अवशोषण कहलाता है। राइट, पॉइंट डालिए, निष्क्रिय जल अवशोषण। टॉपिक डालिया, इसमें लिखो इस प्रकार के जलावशोषण में, इस प्रकार के जलावशोषण में मैं लिख देता हूं, साथ साथ लिखे, इस प्रकार के जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, पात्रों में कुल जल अवशोषण का लगभग 96 से 98%, हाथों में कुल जल अवशोषण का लगभग 96 से 98% अवशोषण इसी प्रकार होता है, इसी प्रकार होता है। जब पादपों के वायवीय भाग जैसे, जब पादपों के वायवीय भाग जैसे पत्ती पर प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आपतित होता है तो पत्ती से वाष्पोत्सर्जन, तो पत्ती से वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे मूल में चूषण दाब उत्पन्न होता है। जिस रिक्तिका से
वाष्पोत्सर्जन जिस मृत्तिका से वाष्पोत्सर्जन होता है उसका डीपीडी बढ़ जाता है, उसका डीपीडी बढ़ जाता है तथा पास वाली जल से भरी मृत्तिका का डीपीडी कम हो जाता है। इस प्रकार पास वाली मृत्तिका से जल खाली मृत्तिका में आ जाता है, खाली मृत्तिका में आ जाता है। यहाँ तक नोट कीजिए, खाली मृत्तिका में आ जाता है। यहाँ तक नोट कीजिए। क्योंकि आगे लिखिए उसी में, क्योंकि जल का प्रवाह, उसी में आगे कंटिन्यू लिखिए, क्योंकि जल का प्रवाह निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर होता है। यह प्रक्रिया परस्पर एक के बाद एक मृत्तिका में होती है। इसके बाद यह प्रक्रिया जाइलम से होती हुई मूल रोमों तक पहुंच जाती है। मूल के मूल रोमों तक पहुंच जाती है। अंततः मूल रोमों द्वारा मृदा से केसी का जल अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार इन कोशिकाओं में जल का
जल का खिंचाव होता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कर्षण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कर्षण कहते हैं। नोट करो, देखो सेम लिखा है, क्योंकि जल का प्रवाह मैंने बताया था आपको कि निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर होता है। अपने जब क्वेश्चन किया था वहां, तो अपने क्वेश्चन में ये लिखा था कि अपने पास जो एक कोशिका होती है और एक बी कोशिका होती है, उन दोनों कोशिकाओं में जो डीपीडी होता है ना, वो डीपीडी परिवर्तित हो जाता है। और डीपीडी के परिवर्तन होने से ही जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका की ओर होता है। तो जैसे ही रिक्तिका खाली हुई, तो रिक्तिका खाली होती है क्या हो जाएगा, डीपीडी मान बढ़ जाएगा, और पास वाली जल से भरी होती है डीपीडी, उसका मान कम हो जाता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ से होती है, कहाँ पहुंच जाती है, जाइलम हो जाती है। एक के बाद एक कोशिका रिक्तिका होगी तो कहाँ जाती है, जाइलम हो जाती है। ये जाइलम से होती है कहाँ पहुंच जाती है, मूल रोमों तक। इसके बाद ये प्रक्रिया जाइलम से होती हुई मूल रोमों तक पहुंच जाती है, और मूल रोमों के द्वारा मृदा से कोशिका जल का अवशोषण कर लिया जाता है। ये परस्पर जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है ना, इस खिंचाव को अपन क्या कहते हैं, वाष्पोत्कर्षण कहते हैं। यहाँ तक लिख लिया, आगे लिखिए। आगे लिखिए, इसमें कंटिन्यू। इस प्रकार के जल अवशोषण, इस प्रकार के जल अवशोषण के लिए आवश्यक इस प्रकार के जल अवशोषण के लिए आवश्यक चूषण बल पौधों के वायवीय भाग जैसे पौधे के वायवीय भाग जैसे पत्ती में होने वाली वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती है, उत्पन्न होता है। अपन ये कह रहे हैं कि जो चूषण दाब उत्पन्न हुआ है ना, ये चूषण दाब कब उत्पन्न होता है, जो पादप का जो वायवीय भाग होता है, जनरली जो पत्ती होती है उस पत्ती में वाष्पोषण होता है, और जब पत्ती में वाष्पोषण उत्पन्न होगा ना, तो पत्ती में वाष्पोषण के बाद में वाष्पोषण क्रिया होगी, और वाष्पोषण क्रिया होने के बाद में ही वो जो मूल होती है ना, वो मूल क्या करती है, मृदा से जल का अवशोषण कर लेती है। इसको अपन क्या कहते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। ये निष्क्रिय जल अवशोषण हुआ। इसके बाद में डायग्राम बनाना है आपको, डायग्राम बनाइए। यहाँ तक उतारने के बाद में इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनावे।
ये पत्ती है, इस पत्ती में ये रंध्र बनाना है। रंध्र आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, ध्यान रखना। ये पूरे रंध्र आपस में जुड़े होने चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, ऐसे ये ऐसे हैं, सभी रंध्र ऐसे हैं, ये पूरे जुड़े हैं, कनेक्टेड, क्योंकि टूट गया ना बीच में से। आपने अभी पढ़ेंगे सहसंजन और आसंजन, वहां जल के अणु परस्पर जुड़े होते हैं। यदि इनके बीच में बबल्स भी आ जाता है ना, तो प्लांट्स में पानी ऊपर नहीं पहुंच पाता है, वात पोषण क्रिया बीच में टूट जाती है और चूषणता उत्पन्न नहीं होगा। और चूषणता उत्पन्न नहीं होगा तो पादप के शीर्ष भाग पर पानी नहीं पहुंचेगा। इसको अपन रसारोहण क्रिया पढ़ेंगे। अभी रसारोहण क्रिया में आपको बताएंगे कि मूल का जो अवशोषित पानी होता है ना, वो शीर्ष भाग तक कैसे पहुंचता है, उसको अपन रसारोहण कहते हैं। अभी आगे टॉपिक पढ़ाएंगे। तो डायग्राम बनाना, और डायग्राम में प्रत्येक कोशिका को जोड़ दी है। यहाँ ये मूल रोम बनाना है। मूल रोम में ये मृदा जल हो गया, और मृदा जल का यहाँ से अवशोषण कराना है। ऐसे ये अवशोषण कराना है, यहाँ से तीर का निशान बनाना है, यूं ये ऐसे बनाना है, दो कोशिकाओं के बीच में यूं सब ऐसे बनाना है ये। और ये जो तीर का निशान है ना, यूं ऐसे, और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। ये पानी बाहर निकल रहा है, ये प्रकाश आ रहा है, ऐसे बनाना है। इसे ध्यान रखना है। ये रंध्र बनाने ऐसे, और जहां से पानी बाहर निकल रहा है ना, उस वाली कोशिका से जहां से पानी आ रहा है, उस वाली कोशिका में तीर के निशान इस प्रकार से लगाने। बना लिया। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। देखो, पत्ती होती है, पत्ती क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन दर्शाती है ना, वाष्पोत्सर्जन। जब इस पत्ती पर प्रकाश आपतित होता है, तो इन पत्ती में जो रंध्र होते हैं, ये रंध्र पानी का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो जैसे ही इन रंध्रों से पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, तो जिस रंध्र से पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, उस रंध्र में डीपीडी का मान बढ़ जाता है। उसके पास वाली जो रिक्तिका होती है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, और पानी भरे होने के कारण उसमें डीपीडी का मान कम हो जाता है, जिससे पास वाली कोशिका से खाली रिक्तिका में पानी आ जाता है। अब पास वाली कोशिका रिक्तिका हो गई, खाली हो गई, उसके पास वाली अगली कोशिका है वो पानी से भरी होती है, तो इसका मान डीपीडी बढ़ जाता है। तो पास वाली जो जल से भरी है उसका डीपीडी कम हो जाएगा, पानी उससे खाली रिक्तिका में आ जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार होती कहाँ पहुंच जाती है, जाइलम में, और जाइलम से होती कहाँ पहुंच जाती है, ये मूल रोम में पहुंच जाती है। इस मूल रोम में जब पानी का खिंचाव होता है, तो मूल रोम में चूषण बल उत्पन्न हो जाता है, और मृदा में जो केशिका जल पाया जाता है, उस केशिका जल से पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे ही पानी का अवशोषण कर लिया जाता है, तो पानी के अवशोषण के बाद में जाइलम द्वारा इस पानी को पत्ती तक पहुंचा दिया जाता है। इस वाष्पोत्सर्जन से प्रत्येक जो रिक्तिकाओं में पानी का जो खिंचाव उत्पन्न हुआ है ना, इस पानी के खिंचाव को अपन क्या कहते हैं, वाष्पोत्कर्षण कहते हैं। और ये वाष्पोत्कर्षण हुआ है, इसी के कारण चूषण बल उत्पन्न होता है, और चूषण बल से पानी का अवशोषण हो जाता है। इसीलिए लगभग अपने पास लगभग 96 से 98% पात्रों में जो जल का अवशोषण होता है, वो इसी प्रकार से होता है। ये केवल एक निष्क्रिय जल अवशोषण हुआ है। कल की क्लास में बड़ा टॉपिक है सक्रिय जल अवशोषण, आज की क्लास में हो नहीं पाएगा, इसलिए कल की क्लास में ही इसको अलग से अध्ययन कराएंगे। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण अपनी ऑफलाइन क्लासें लगातार बंद चल रही हैं, और जो बंद हो रही हैं, और अभी आने वाले समय में ये भी पता नहीं है कि इसका प्रभाव कितना बढ़ता है कोविड महामारी का। और ये कोविड-19 महामारी जो उत्पन्न हुई है, इससे अपनी जो शिक्षा है, इस पर भी बुरा असर पड़ा है। इसीलिए अभी अपने राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है
और ऐसी कोई संभावना भी नहीं है कि अपने स्कूल कब तक ओपन हो। इसीलिए आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस अपनी ऑनलाइन क्लास पर ही रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि वैश्विक महामारी में बोर्ड की क्लास की जो एग्ज़ाम है वो संपन्न कराई गई हैं। और अभी कुछ समय पहले हाल ही में जो यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की एग्ज़ाम रद्द की थी, उसका भी केंद्र सरकार ने दोबारा एग्ज़ाम लेने का प्रस्ताव दिया था, उस पर भी मंथन जारी है। तो इसलिए आपकी 12th की बोर्ड एग्ज़ाम तो होना ज़रूरी है, ये तो श्योर है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि स्कूल कब तक ओपन होते हैं, इसलिए आपको लगातार अध्ययन जारी है। इस अध्ययन का पूर्ण रूप से लाभ उठाते हुए आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। अपने जो बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास आपको पढ़ाई जा रही है, इस बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपको पूरी डिटेल से आपको बोर्ड पे समझाया भी जा रहा है, और साथ के साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद इसको क्या नोट्स बनाने हैं, और बोर्ड पे लिखा भी जा रहा है। इसके अलावा भी आपको पूरे जो लेसन हैं, इन पूरे लेसन की साथ के साथ ही आपको पीडीएफ भी डाला जा रहा है। उस पीडीएफ में पूरे जो टॉपिक्स हैं, उन पूरे टॉपिक्स की डिटेल भी है। उससे आपको ये सारा मिल जाएगा कि आपको नोट्स में कौन सा पॉइंट किस प्रकार से डालना है। हालांकि आपको मैंने बोर्ड पे जब मैं समझाता हूँ तो साथ के साथ ये कह देता हूँ कि इसके बाद ये लिखिए, इसके बाद ये लिखिए, लेकिन फिर भी आपको कोई कंफ्यूज होता है तो आपको पीडीएफ डाल रखी है। उस पीडीएफ की हेल्प लेकर के आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के साथ साथ ही आपको स्टडी जारी रखनी है। ये काम आपको पर डे कंटिन्यू करना है। जैसे जैसे आपके नोट्स के लेसन कंप्लीट होते जाते हैं, वैसे वैसे अपने ग्रुप में अपने नोट्स चेक करवा सकते हैं। जैसे ही फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट यूनिट के आपका टेस्ट लगेगा। अब फर्स्ट यूनिट का जो टेस्ट, फर्स्ट यूनिट में जो 4 लेसन हैं, उन 4 लेसन में से आप पूरे 4 लेसन का टेस्ट एक साथ देना चाहते हैं या 2-2 लेसन का टेस्ट देना चाहते हैं। इसलिए आप लोग अपनी ड्राई कमेंट्स में डालिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा कि 2 लेसन के लेना चाहेंगे तो 2 के बना देंगे, 4 के लेना चाहेंगे तो 4 के बना देंगे। इसलिए एक बार आप अपना सजेशन डालिएगा, उसके बाद में अपन निर्णय लेंगे कि 2 के लेसन के बनाए जाए या 4 के लेसन बनाए जाए। वैसे यूनिट बाय यूनिट अपने सिलेबस में जो मार्किंग है वो यूनिट बाय यूनिट है। तो सबसे बेटर तरीका ये है कि उसी यूनिट में जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उसी आधार पर पेपर बना के अपन यूनिट वाइज टेस्ट लिया जाए। तो अपन, मेरा मानना है कि अपन यूनिट के आधार पर ही टेस्ट बनाएंगे, और यूनिट में जिस प्रकार का जो क्वेश्चन आना है, 3 नंबर के 4 नंबर के ब्लूप्रिंट के आधार पर अपन को दर्शाया गया है कि 4 नंबर का क्वेश्चन कौन से पार्ट में से आएगा, 3 नंबर का कौन से पार्ट में से आएगा, 2 नंबर कौन से में से आएगा, 1 का कौन से में से आएगा। इस आधार पर अपन यूनिट के आधार पर ही अपन क्या करेंगे, टेस्ट यूनिट लेंगे। मैं फर्स्ट यूनिट का टेस्ट पेपर बना दूंगा और आपको ईमानदारी के साथ उस पेपर को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में प्रत्येक स्टूडेंट्स ईमानदारी से अपनी कॉपी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर डालेगा। उसका आकलन कर लिया जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना याद कर रहे हो। इसके बाद में आपकी जब सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसके बाद में सेकेंड यूनिट का पेपर भी इसी प्रकार से लिया जाएगा। इस प्रकार से अपनी क्लास को कंटिन्यू रखनी है। सभी सब्जेक्ट्स की अपने ऑनलाइन क्लास चल रही है। सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपके पास एक अच्छा मौका है घर पर अध्ययन करने का। बाहर जाने का कोई बाहरी बहाना नहीं है, काम का कोई बहाना नहीं है। इसलिए आप लोग अपने महत्वपूर्ण टाइम को सदुपयोग करते हुए अपने पूर्ण रूप से अध्ययन करें, और अध्ययन करने के साथ साथ अपनी स्टडी को बरकरार रखें और अपना पूर्ण रूप से रिजल्ट में योगदान दें। अच्छे से अच्छे मार्क्स अपन को प्राप्त करने हैं। आज क्लास को यही ऑफ करते हैं।
कल पढ़ेंगे सक्रिय जल अवशोषण। धन्यवाद।